तो आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की। AS6 हम पहली बात कर चुके हैं कि वो हट चुका है। AS10 आने के बाद हमने AS7 पढ़ा था। AS8 भी हट चुका है, वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, रिसर्च पर। लेकिन जब AS26 आया इंटेंजिबल असेट्स पर, तो उसके अंदर रिसर्च वाला टॉपिक कवर कर लिया गया, तो इसलिए AS8 भी विड्रॉ हो गया, हटा दिया गया। तो AS8 भी AS26 में कवर हो गया। इसलिए हम AS7 के बाद में AS8 ना करते हुए AS9 पढ़ रहे हैं। AS9 हमें रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बताता है। आपको याद हो, जब हम बिजनेस एंड ये जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हम एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए, है ना। तो उसी को AS9 में थोड़ा डिटेल में क्लैरिफाई किया गया है। आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ये काफी पुराना है, 93 से एप्लीकेबल है सबके ऊपर। इसका ऑब्जेक्ट है और स्कोप क्या है? ऑब्जेक्ट है कि हम रिवेन्यू को P&L में जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो कब और कैसे रिकॉग्नाइज करें। ये AS9 हमें बताएगा इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जब हम सेल करते हैं गुड्स को, सर्विस को देते हैं, और या फिर हम किसी को उधार पैसा देते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए, या हम रॉयल्टी कमाते हैं, या हम डिविडेंड कमाते हैं। तो उन सब सिचुएशन में ये जो हमारा रेवेन्यू है, इसे हम कब रिकॉग्नाइज करें। AS9 कुछ चीजों के बारे में डील नहीं करता है। तो AS9 डज नॉट डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कुछ चीजों के बारे में डील नहीं करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिवेन्यू के बारे में, क्योंकि वो AS7 में कवर हो जाता है। तो जब भी कोई अलग से स्पेसिफिक AS होता है किसी भी टॉपिक पर, तो वो उसमें कवर होता है। इसलिए ये AS9 एक जनरल है, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करें एक जनरल बात हो रही है, नॉर्मल। तो जब तक किसी रिवेन्यू के बारे में स्पेसिफिक अगर AS है तो वही अप्लाई होगा उस पर। ये तब होगा जब किसी भी पॉइंट पर कोई स्पेसिफिक AS एप्लीकेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर अलग से हमारे पास एक AS7 है, तो AS7 के बारे में हमें वही बात करता है। हायर परचेज के लिए हमारे पास लीज के लिए AS19 है, तो उसके बारे में AS19 ही बात करेगा। गवर्नमेंट से जब ग्रांट मिलती है तो वो AS12 में कवर है, तो हम उसे AS12 में ही पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड जो हमें पैसा मिलता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर कवर नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ आइटम्स नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है, हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो रियलाइज्ड गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ, अगर हमें पैसा मिल गया है रियलाइज्ड गेन डिस्पोज करने पर, एंड अनरियलाइज्ड गेन अगर हमें रियलाइज नहीं भी हुआ है फ्रॉम नॉन करंट एसेट। अब आपने कोई असेट बेची, फिक्स्ड एसेट बेची, नॉन करंट एसेट बेची, उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ या उसकी वैल्यू बढ़ी, वो सब AS9 के रिवेन्यू में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके ऊपर AS10 अलग से है। AS10 हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताता है। Unrealized holding gain resulting from change in value of current asset and the natural increase in the agriculture product. Agriculture product पर AS पेंडिंग है, आना है वो, और चेंज इन करंट एसेट की जो वैल्यूएशन होती है, अनरियलाइज्ड गेन, जैसे हमारी कोई करंट एसेट है, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 में खरीदी थी,
उसकी वैल्यू 60,000 हो गई, तो ये क्या है, एक अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि हमने उसे अभी तक बेचा तो है नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड गेन। तो वो यहाँ पर कवर नहीं होता, वो रिवेन्यू को हम मानते नहीं है, उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड एडजस्टमेंट अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। रीजन ये कि AS11 है, अलग से फॉरेन एक्सचेंज रेट को डील करता है, तो इसलिए वो भी यहाँ पर कवर नहीं है। Realized gain resulting from discharge of an obligation at less than its carrying amount. अगर आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है और उसकी पेमेंट कम करी तो प्रॉफिट हो गया, वो रिवेन्यू की डेफिनेशन में यहाँ पर नहीं आएगा। अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट कैरिंग एन अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, अगेन वही है कि अगर हमने बैलेंस शीट बनाई और हमने अपनी कोई लायबिलिटी को रीवैल्यू करके उसको कम या ज्यादा लिखा है, तो वो भी यहाँ रिवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो रिवेन्यू का क्या मतलब है, यहाँ पर रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस इसका मतलब हमारा कुछ डिडक्शन से पहले की अमाउंट, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो हम माल बेचते हैं, फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अगर हम सर्विस देते हैं, एंड फ्रॉम द यूज बाय अदर एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। तो या तो हम माल बेचने से जो पैसा आ रहा है हम उसे रिवेन्यू बोलेंगे, या हम सर्विस दे रहे हैं उसे बोलेंगे, या इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, या डिविडेंड मिल रहा है, इन सबको हम रिवेन्यू बोलेंगे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। एग्जांपल नंबर 1, एंटिटी XY मशीन बेचती है जो अपने फैक्ट्री में इन्होंने यूज किया है 2 लाख रुपए, उसकी बुक में वैल्यू 1,80,000 रुपए है। मशीन से रिवेन्यू नहीं बढ़ा है क्योंकि ये कैपिटल रिसीट मानी जाती है, ना कि नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाती है। आपका काम इस मशीन को खरीदना बेचने का नहीं है, ये आपका गुड्स नहीं है, ये ट्रेडिंग में परचेजेस सेल में नहीं आता है, ये बैलेंस शीट आइटम है और उसको आपने बेचा है। तो रिवेन्यू के मीनिंग में हमने पढ़ा था जो ये नहीं होता है कवर, तो यहां लिखा सच गेन ऑन सेल ऑफ 20,000 इज रिकॉग्नाइज P&L स्टेटमेंट में, डिस्पोजल में आता है नो डाउट, बट ये रिवेन्यू में नहीं आता है, और इसको हम AS10 में कवर करते हैं। और AS10 में मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि AS10 में ये लिखा हुआ है कि ये P&L में डालना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। 1,80,000 की चीज 2 लाख में बेची है, तो ये 2 लाख रिवेन्यू नहीं है, P&L में 2 लाख नहीं आएगा। अगर ये रिवेन्यू होता तो P&L में हम 2 लाख लिखते, लेकिन हम P&L में क्या लिख रहे हैं, 20,000। तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ वो आएगा, वो भी AS10 कह रहा है कि इसे P&L में लिखना है, इसलिए ये 2 लाख रुपए रिवेन्यू नहीं है और इस चैप्टर में कवर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, ST लिमिटेड एक रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर है। इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज। इन्होंने एक लैंड खरीदा है 150 करोड़ में और फिर इसको 240 करोड़ में बेच दिया है। इनका काम है ये, तो ये तो रिवेन्यू है, इनका काम है, सेल ऑफ गुड्स है ये इनके लिए। इन द अबव केस द सेल ऑफ लैंड इज ए ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये रियल एस्टेट डेवलपर है और ये इन्वेंट्री है इनकी, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये 240 करोड़ इनका रिवेन्यू है जिसे इनको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। बात समझ में आती? तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चीजें आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, और वो हमारी आती है रिवेन्यू के डेफिनेशन में और उसको हम रिकॉग्नाइज P&L में करते हैं।
क्योंकि जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो वो हम P&L के मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में डालते हैं, इसलिए जब हम इसको बेचेंगे तो वो भी हम यहाँ पर P&L में या इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे। AS 9 देखो P&L क्या है, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट तो कंपनी के लिए बनाते नहीं है, P&L ही बनता है, तो P&L मतलब ट्रेडिंग P&L। एग्जाम्पल नंबर 3, DL लिमिटेड है, फार्मा कंपनी है, ये रिसर्च कर रही है नई मेडिसिन पे 2 सालों से, ताकि इंसान का इम्यूनिटी लेवल बढ़े, ठीक है, और साइड इफेक्ट भी ना हो। ड्यूरिंग द करंट ईयर इन्होंने सोचा कि रिसर्च अब तक जो आया, इट डिसाइड टू सेल द आउटकम ऑफ द रिसर्च अंडरटेकन सो फार टू अनदर कंपिटिटर, मतलब रिसर्च को बेचना चाह रहे हैं, अपनी मेहनत जो अभी तक है वो बेचना चाह रहे हैं, अभी तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। ये 50 करोड़ में बेचना चाह रहे हैं और इनका अभी तक जो खर्चा हुआ है वो 30 करोड़ हुआ है और ये 50 करोड़ में बेचना चाह रहे हैं इसको। In the above example, the sale of research findings does not represent an increase in the revenue. इसे हम रेवेन्यू नहीं मानने जा रहे हैं। रीजन क्या? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है, ये सेल ऑफ सर्विसेज नहीं है। हमने कहा था रेवेन्यू में क्या आएगा? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, और इसके अलावा हमने कहा था या फिर रॉयल्टी, इंटरेस्ट या डिविडेंड हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रेवेन्यू नहीं है, इस वजह से ये हमारा नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज बिकॉज डीएल जो बिजनेस है ये रिसर्च को बेचने का काम नहीं है इनका नॉर्मली, तो ये 50 करोड़ रुपए रिवेन्यू का पार्ट नहीं है। रिवेन्यू का मतलब पता है क्या? P&L अकाउंट में 2 हेडिंग आती है इनकम साइड में, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होता है अदर इनकम। तो इस एएस में हम बात कर रहे हैं कि जब हम P&L बनाते हैं तो इसमें एक इनकम साइड में एक आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक आता है अदर इनकम। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा या नहीं, ये वाली बात। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? अदर इनकम में, ये लिखा है अदर इनकम में आएगा P&L अकाउंट में। अब सवाल ये उठता है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करे, टाइमिंग ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। Revenue recognition is concerned with the timing of recognition of revenue in the income statement of an enterprise. The amount of revenue arising on a transaction depend on the agreement between the parties involved in the transaction. तो हम टाइमिंग की बात करें, the amount of revenue arising on a transaction depend on agreement between the parties. When uncertainty exists regarding the determination of the amount, it may influence the timing of revenue recognition. पैसा डिसाइडेड अभी नहीं हुआ है और हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि पैसा अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करें जब यही नहीं पता चला कितना पैसा है? तो टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड. If at the time of rising of any claim ultimate collection of revenue is not expected, revenue recognition should be postponed. अगर हमें लग रहा है कि हमें जो पैसा है वो मिलने की उम्मीद पक्का नहीं है, तो हम थोड़ा लेट कर सकते हैं उसे P&L में लिखने से। अब हम एक एक बात को कंसीडर करते हैं कि हमें कब कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, एक एक अलग अलग कंडीशन में। जैसे सेल ऑफ गुड्स के केस में जब माल बेचे तो हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करें? इन दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स परफॉर्मेंस इज रिगार्डेड एज बीइंग सेटिस्फाइड इफ, तो हम कब माने काम हो गया, सेल हो गई, ये कब माने? जब सेल हो गई तभी हम उसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। द सेलर ऑफ गुड्स has transferred to the buyer the title
to the goods for a price or all significant risk and reward of ownership have been transferred to the buyer, that is the seller retains no control of the goods. ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? मेरी टीवी की शोरूम है, टीवी मेरे यहां बिकते हैं। अब कम माने कि रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया है। मैंने आपको टीवी बेचा, आपसे पैसा ले लिया, टीवी आपको हैंड ओवर कर दिया, रास्ते में टीवी टूट गया। अब टीवी टूटा तो नुकसान किसका है? अगर वो नुकसान आपका है तो इसका मतलब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुका है, मुझे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन टीवी टूट गया, नुकसान मेरा है अगर, तो मुझे उसे अभी नहीं करना चाहिए रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज, क्योंकि अभी तक रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। सपोज हमारी डील ये हुई कि मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा, तो जब तक घर पे नहीं पहुंचता मैं रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। लेकिन अगर हमारी डील ये हुई है कि भैया आपने मुझे पैसे दिए, मैंने टीवी निकाल दिया, मैंने कहा ये ले जाओ, आपने कहा ऐसा अभी रख दो मैं बाद में उठा लूंगा, तो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। अब आग लग गई और वो जल गया तो नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, मैंने तो कहा था ले जाओ। एंड नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन, और कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे पैसा मिलने में मुझे कोई तकलीफ होगी। द बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग when to recognize the revenue from sale of goods is that the seller has transferred the property in goods to the buyer for a consideration, that is a transfer of significant risk and rewards of the ownership. However, sometimes the parties may agree that the risk will pass at time other than the time of passing of ownership. सपोज मैंने आपको सामान दिया, मैंने कहा भैया हफ्ता भर यूज करके देख लो, सेटिस्फाई ना हो तो वापस दे दे। एक हफ्ते का आपको टाइम दे दिया, तो अभी सबको मैंने ये कहा एक हफ्ता यूज करो, कुछ भी खराब हुआ वापस फेंक देना, तो इसका मतलब अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। तो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें सोचनी है, ध्यान रखनी है। इफ गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी एंड ऑन हैंड बट डिलेड टू एट बायर रिक्वेस्ट, माल बन के तैयार है, मैंने कहा ये ले लो, आपने कहा अभी नहीं मैं बाद में लेकर जाऊंगा, आपने बायर है आप और आपने मना करा, तो revenue be recognized when goods are so ready for delivery. For this purpose the goods must be on the hand, identified and ready for delivery. मान लिया मेरा किराने की दुकान है, आपने कहा लिस्ट दी ये सामान मान दो, मैंने पूरा पैक कर दिया, मैं आप आए, मैंने कहा ले लो सामान, आपने कहा ऐसा है मैं मार्केट में और काम करके बाद में उठा कर लेकर जाऊंगा। लेकिन आप पहले भी मेरे से खरीदते रहते, पर्चा आपने दिया, मैंने सामान पैक कर दिया, 6,000 रुपए का बिल है, तो अब ये सेल माना जा सकता है क्योंकि अलग से पैक हो चुका है आपका सामान, और आपने एट ए बायर रिक्वेस्ट अभी इसे होल्ड किया। When goods are to delivered subject to the condition of cash on delivery, पैसे माल आपको देना है और कंडीशन क्या है कि इसकी कैश ऑन डिलीवरी है, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड बाय द सेलर और एजेंट। मान लिया मेरा अमेज़न के थ्रू माल बिकता है, अब आप बैठे मुंबई में, मैं बैठा हूं दिल्ली में, अमेज़न से माल दिया, अब आपने अमेज़न से खरीदारी करते हुए उस पर कंडीशन डाल दी कैश ऑन डिलीवरी। अब मैंने माल यहां से दिया, वो आपके पास पहुंचा, जब आपने कैश दिया, जब तक कैश नहीं देंगे जब तक उसे सेल नहीं मानो। अप्रूवल, रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन फॉर्मल अप्रूवल और व्हेन द रीजनेबल टाइम फॉर रिजेक्शन हैज लैप्स। अगर अप्रूवल के लिए दिया है, मैंने आपको कहा एक हफ्ते का आपके पास टाइम, या तो एक हफ्ते से पहले आप कह दें कि मैंने ले लिया ये तो मैं सेल मान लूं, या एक हफ्ता खत्म हो जाएगा तो सेल मानूंगा, उससे पहले सेल नहीं मानूंगा। कंसाइनमेंट सेल, कंसाइनमेंट किसे कहते हैं? मैंने किसी और शहर में दूसरी जगह मैंने माल दिया, कंसाइनी को, मैं कंसाइनर हूं, वो कमीशन एजेंट होता है, तो मैंने उसको माल भेजा, सेल नहीं है,
जब तक वो थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेगा। तो जब रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी करना चाहिए जब कंसाइनी तीसरे इंसान को माल भेज दे। अनलिमिटेड पीरियड ऑफ रिटर्न, मान लिया मैंने कहा लाइफ टाइम वारंटी है, कभी भी सामान टूटा वापसी लाइफ टाइम, या मैंने आपको CFL बेची, मैंने LED बल्ब बेचा, मैंने कहा 1 साल, खराब होगा वापसी, तो ये थोड़ी ना मैं 1 साल तक उसे सेल ही नहीं मानू, मैं उसे सेल तो मानूंगा, लेकिन उस पर एक रीजनल प्रोविजन बना लूंगा वारंटी पे, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे पता है इतना खर्चा आता। तो मुझे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एट ए टाइम ऑफ सेल, लेकिन मुझे एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि जितने जो पास्ट एक्सपीरियंस मुझे बताएगा, मुझे पता है 10% माल वापस आता है, तो मैं जितनी भी सेल है उसका 10% का प्रोविजन बना दूं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, मैंने माल बेचा और मैंने कहा पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दो, तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल प्राइस भी रिकॉग्नाइज ऑन द डेट ऑफ सेल। तो इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है। हायर परचेज आपने शायद कभी पढ़ा हो, तो हायर परचेज में या इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या है कि मैंने आपको 10,000 का सामान बेचा, तय ये हुआ कि आप हर महीना मुझे 1,000 रुपए देंगे और इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो आप हर महीना मुझे 1,000 रुपए देंगे 12 महीने तक। सामान 10,000 का, मैं आपसे 12,000 ले रहा हूं। तो लिखा है पूरा जो सामान 10,000 का बेचता, अगर आज मैं कैश प्राइस में बेचता, इसमें दो बातें होती है, एक होता है कैश प्राइस, एक होता है इंस्टॉलमेंट प्राइस। अब मैं 10,000 का सामान है बेचता हूं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मैं 12,000 का बेच रहा हूं, 12 इंस्टॉलमेंट है इसमें, 1,000 रुपए की 12 इंस्टॉलमेंट। तो नो डाउट हर इंस्टॉलमेंट में कुछ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये कह रहा है जो कैश प्राइस है 10,000, ये तो आज ही मान लो बेचते हुए, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पे, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है, वो आप तभी इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो ड्यू होगा। ठीक है, हर महीने में जिस जिस डेट पर वो ड्यू होगा तभी उसे हम मानेंगे कि वो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। गुड्स नॉट इन स्टॉक और स्पेशल गुड्स सेल, मान लिया आप मेरे पास आए, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मान लिया मैं ज्वेलरी बनाता हूं, आप मेरे पास आए, आपने मुझे एक इंटरनेट से फोटो निकाली और आपने कहा ये डिजाइन देखो, ऐसा डिजाइन का मुझे एक हीरे का हार, हीरे की अंगूठी, कुछ भी बनाकर, जो भी आपने मुझे फोटो दी, ये बना दो। तो वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे आप मेरे से बनाने को कह रहे हैं और वो मेरे पास है नहीं। तो गुड्स नॉट इन स्टॉक और स्पेशल से रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, आइडेंटिफाइड एंड मेड फॉर डिलीवरी टू द बायर। तो मैंने क्या करा, आपने मेरे से कहा ये लो, ये बना दो। अब उस सिचुएशन में या तो मैं कुछ एडवांस लूंगा या पूरा एडवांस लूंगा, या जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया, आपने कहा ये डिजाइन का बना दो, आपने कहा ऐसा ही बनेगा, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा बनेगा, बस मैंने ये बोला, फिर मैंने कहा कि ये आपके लिए बना रहा हूं, आपको लेना ही पड़ेगा ये। आपने कहा ठीक है, तो जैसे ही वो बन के तैयार हो जाएगा मैं उसे सेल मान लूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा जी ऐसा बना रहा हूं, देखना पसंद आए लेना, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बेच दूंगा इसको, तो उस सिचुएशन में ये नॉर्मल सेल हो जाएगी कि भैया आप आओगे, देखोगे, पसंद आएगा तो खरीदोगे, नहीं तो मना कर दो। तो वहां पर ऐसा नहीं होगा माल बनते ही मैं उसको सेल मान लूंगा। लेकिन नॉर्मली जब स्पेशल ऑर्डर पर होता है तो ये कंडीशन होती है, भैया आपके लिए बन रहा है, तो जैसे ही वो बनेगा, और मैं बनाऊंगा तभी जब मैं आपको जानता हूं, तो जैसे ही वो बन के तैयार होगा मैं उसे सेल मान लूंगा। इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू एन एजेंट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स सोल्ड बाय एजेंट टू द थर्ड पार्टी, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में भी यही था कि जब माल थर्ड पार्टी को बिकेगा तो ही उसे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस, कई बार क्या होता है, आपने मैगजीन एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया, हर महीना आपके यहाँ मैगजीन आएगी और आपने इकट्ठा 1,200 रुपए दे दिए। अब उस मैगजीन पे प्राइस 125 है, लेकिन आपने 1,200 दिया, हर महीना आपके पास एक मैगजीन आएगी 125 वाली, आपको ऑन एन एवरेज 100 रुपए के हिसाब से 1,200 रुपए दिए, आ रही है 125 वाली, तो आपने खरीद लिया, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, मैंने आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन भेज दिया। तो मैं उस 1 साल के 1,200 रुपए क्या कब लिखूं, कब मानूं वो सेल हो गई,
उसके बारे में बता रखा। तो रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ आइटम डिलीवर्ड एंड टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम कवर्ड बाय द सब्सक्रिप्शन। यहां पर लिखा है, मान लिया आपने मुझे पैसा दिया 1200 रुपए 12 महीने के लिए, लेकिन आपने मुझे पैसा दिया 1 जुलाई को, तो इस साल कितने डिलीवर होंगे आपके पास? 9, और 3 अगले साल। तो यहां पर ये लिखा है कि रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ आइटम डिलीवर्ड, है ना, एंड टोटल आइटम। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस साल में 9 आइटम आपको डिलीवर करी आउट ऑफ 12, तो 9 आउट ऑफ 12 इसी रेशो में इस साल में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, जो अगले साल डिलीवर करूंगा वो अगले साल में रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट आर डिडक्टेड फ्रॉम द सेल वैल्यू, ये बात भी हमें बता रखी। सेल रीपर्चेज एग्रीमेंट, मैंने आपसे कहा ये एक आइटम मैं बेच रहा हूं आपको, आप खरीद लो, 3 साल बाद वापस आप मुझे बेच देना, तय हो गया अभी। तो ये एक तरीके से मैं आपको किराए पे दे रहा हूं, मैं आपको बेच ही नहीं रहा, जब आप वापस मुझे दो कुछ समय के बाद वापस दे दोगे। तो लिखा है, इन केस द सेलर एग्री टू रीपर्चेज द गुड्स एट ए लेटर डेट, दिस बिकम मोर ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉट ए ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। ये तो मैंने किराए पे दिया आपको। In this case, the amount received from the buyer of goods is not the nature of revenue and need not to be taken to the P&L account. तो ये हम revenue नहीं मानेंगे। मैंने आपसे कहा अभी 5 लाख रुपए दो मुझे, मैं आपको ये देता हूं, 3 साल के बाद अब मुझे 3 लाख रुपए में बेच देना वापस, अभी तय हो गया। तो इसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा। ये वो नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए की सेल नहीं मान सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का किराया 3 साल के पीरियड में बांटना पड़ेगा। और इसे हम डिटेल में अगर देखें, कई बार माल बेचते हुए कुछ कंडीशंस होती हैं। डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट एंड बायर टेक्स टाइल एंड एक्सेप्ट बिलिंग। मैंने क्या करा, आपको माल दिया और वहां पर आप बिल बना दिया, मैंने, आपने बिल अपने पास रख लिया और आपने मेरे से कहा कि मैं अभी नहीं 2 दिन बाद लूंगा। तो ये आपका रिक्वेस्ट है, इसे सेल मुझे मान लेना चाहिए। तो sometimes the buyer may purchase goods and request the seller to hold the goods on the behalf of some reason, for example due to lack of storage or transportation delays. आपके पास रखने का सामान नहीं है या अभी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। In such case, risk and reward associated with the owner seem to have been transferred to the buyer and sale should be considered as complete. This is true even if the physical possession of goods is with the seller. The condition to be met to account for the sale are, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम इसे सेल मान लें। गुड्स मस्ट बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, माल अलग होना चाहिए और हम किसी और को ना बेच पाए। डिलीवरी रिक्वेस्ट, बायर के रिक्वेस्ट पर डिले हुई है और ये डिलीवरी के लिए माल रेडी है। एग्जांपल नंबर 4, XY लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का माल बेचा है AB को। AB के पास जगह की दिक्कत है। AB ने XY से कहा है कि माल अभी रखो और 15 मार्च लगभग 1 महीने बाद ही अरेंजमेंट करते हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन सारा रिस्क ट्रांसफर हो चुका है। तो इस सिनेरियो में रिक्वेस्ट बायर की है, तो सेलर जो XY लिमिटेड है उसे 20 फरवरी की ही सेल माननी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो अलग से माल रखा है और मिक्स नहीं करा है और किसी और को नहीं बिकेगा। अब मान लिया एक ये कंडीशन है, मेरे यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं आटा बेचता हूँ। आप आए मेरे पास, आपने पैसे दिए, आपने कहा 5000 किलो आटा भिजवा देना है। मैंने कहा ठीक है जी। फिर आपने एकदम से कहा कि ऐसा है, रुको ये आटा अगले महीने भिजवाना। मैंने आटा अलग से पैक नहीं करा, रखा है, और वो आटा मैं और किसी को भी बेचा। मैंने कहा तुम्हें 1 महीने बाद देना है ना, और पैक करके दे देंगे। तो उस सिचुएशन में मैं सेल नहीं मानूंगा। ऐसे सेल कब मानूंगा, जब ये माल अलग रखा है, किसी और को नहीं बेचूंगा, आपका माल अलग रखा है।
तो ही मैं उसे सेल आज मानूंगा। अगर माल अलग से नहीं रखा है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर ये माल जिस दिन डिलीवरी होगी तभी का सेल माना जाएगा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो हमने कहा एक रीजनेबल टाइम निकल जाए, या आप स्पेशली कह दे कि आपने खरीद लिया, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये लिखा है कि हमने 5 लाख रुपए का माल बेचा है 30 मार्च को अप्रूवल बेसिस पर, और हमने 3 महीने का टाइम दिया है। एक्स वाई कैन नॉट रीजनेबली डिटरमाइन वेदर, ये हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है या नहीं। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस हम इसको रिवेन्यू 3 महीने तक नहीं मान सकते, जब वो अप्रूव करेगा तभी मानेंगे, या 3 महीने खत्म होने के बाद। गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन, मान लिया मैंने आपको सामान बेचा और आपने कहा कि टीवी है लेकिन इंस्टॉल करना है, पैसे तब मिलेंगे जब इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती है, जब तक मैं आपको जो माल बेचा उसे हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। या आपने कहा कि भैया चावल खरीदा है, सैंपल आपने मेरे से लिया, कह रहा है इस सैंपल से मिलान करूंगा मैं, अगर सेम माल होगा तभी पैसे दोगे आप। तो इनकेस इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है और ऐसी है कि भैया वो जब तक सेटिस्फैक्ट्री इंस्टॉलेशन नहीं हो जाएगी, जब तक आप कस्टमर हमें पैसा नहीं देगा। तो हमें क्या करना है कि इंस्टॉलेशन चाहे अगर स्पेशल है और टिपिकल है तो हमें उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है तो हम उसे पहले भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें कुछ करना नहीं। सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट, मैंने कहा था ना कि सच अरेंजमेंट आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड नो सेल कैन बी रिकॉग्नाइज, है ना। तो क्या अकाउंटिंग होगी, क्या एंट्री बनेगी? 1 जनवरी को मैसर्स केजे ने 5 लाख रुपए का माल टीएच को बेचा है। सेल के समय इन्होंने कहा कि ये 6 लाख रुपए में 3 महीने बाद ले लेंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू द अकाउंटिंग, हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब देखो 5 लाख रुपए का मैं बेच रहा हूं, 3 महीने बाद 6 लाख का खरीद रहा हूं, ये तो बेवकूफ बना रहा हूं। एक तरीके से पता क्या है, मैं 5 लाख रुपए में बेच रहा हूं, एक तरीके से मेरे पास 5 लाख है, फिर मैं 3 महीने बाद उसे 6 लाख दे रहा हूं, तो एक तरीके से मैंने उससे लोन लिया है और 3 महीने का 1 लाख का ब्याज वापस दे रहा हूं मैं उसे। तो पहले लोन लेने की एंट्री बनाऊंगा 5 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट की एंट्री बनाऊंगा और फिर लोन की रिपेमेंट की एंट्री। तो ये मेरा लोन माना जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये। क्योंकि 3 महीने के बाद कैसे मैं खरीदने की बातचीत कर रहा हूं अभी से ही, और 3 महीने के बाद का रेट और ज्यादा है, तो ये तो साफ सीधा दिख रहा है कि भैया यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 1, ई लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है एफ लिमिटेड से, 8 लाख रुपए का माल बेचेंगे, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 1 फरवरी को 2021 को इनका तय हो गया है। ऑन द सेम डे एफ लिमिटेड एंटर्ड इनटू अनदर एग्रीमेंट विद द ई टू रीसेल द सेम गुड्स एट 10 पॉइंट। देखो कभी भी याद रखना, माल ज्यादा महंगा है तो गड़बड़ है। मैं माल बेच रहा हूं आज आपको सस्ता और बाद में महंगा खरीद रहा हूं तो गड़बड़ है। और वापस मैं 10.8 लाख में 1 अगस्त को खरीदने का तय कर रहा हूं। स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ई लिमिटेड ऑन 31st March. The predetermined pre-selling price cover the handling cost of F Limited. हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है ई की बुक्स में, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? तो 1 Feb को लोन लेने की एंट्री या एडवांस की एंट्री बन जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट
तो लोन भी लिख सकते हैं, एडवांस भी लिख सकते हैं। एडवांस फ्रॉम एफ लिमिटेड, नरेशन लिख देंगे, एडवांस मिला है हमें, ठीक है ना। 8 लाख रुपए प्लस 20%, तो 9,60,000। तो 9,60,000 का एडवांस हमें मिल गया है। अब 1 फरवरी से लेकर 1 अगस्त तक तो फेब एंड मार्च 2 महीने तो 31 मार्च तक आ गए। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हमारे पास अगले साल के आ गए। और ये 9,60,000 वाला सामान हमने 10,80,000 में बेचना तय किया। तो इसका मतलब जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1,20,000 रुपए, ये इंटरेस्ट है, और वो भी 2 और 4 6 महीने का। तो 6 महीने का इंटरेस्ट 1,20,000। तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो 20,000 पर मंथ है। तो इन 2 महीने का इंटरेस्ट 20,000 इंटू 2 40,000 हो गया। तो 40,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा हो गया। तो 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट करूंगा। तो इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट करूंगा, और ये पैसा मैंने किसको देना है, एफ लिमिटेड को। तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 40,000 रुपए। और इसी ईयर में P&L अकाउंट में ये इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस साल के खर्चे में हमारा क्या आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएगा इस साल के खर्चे में। ठीक है, तो यहां लिखा है कि इस साल की एंट्री बनाओ, या मैं यहां पर एफ लिमिटेड की जगह एडवांस फ्रॉम एफ लिमिटेड भी लिख सकता था कि 960 प्लस 40 मेरा वो हो जाएगा, है ना, वही ज्यादा ठीक है, एडवांस फ्रॉम एफ लिमिटेड, क्योंकि फिर हम उसे वापस देंगे तो पूरा 10,80,000 देंगे। तो ये इस साल है। अगर मान लिया बोला जाता है अगले साल की भी बनाओ, तो हम 1 अगस्त को बचे हुए जो है 80,000 रुपए का और एंट्री बना लेते, और फिर हम उसको पेमेंट भी वापस कर देते। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट रिबेट, ये हमने बात करी थी कि इसको हम लिखेंगे नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड आर नॉट एनकम्पास्ड विद द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। तो ये हमारा रेवेन्यू के डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि ये कॉस्ट को कम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको लेस कर देना चाहिए। तो सी लिमिटेड ने परचेज किया है गुड्स 40 करोड़ रुपए का, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। सी लिमिटेड ने यही माल लोकल मार्केट में सोचा बेचने के लिए। डी लिमिटेड ने रिक्वेस्ट करा है, ऑफर है 15% डिस्काउंट। तो डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड वांट टू एडजस्ट द सेल फिगर टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट रिक्वेस्टेड बाय द सी लिमिटेड। तो हमें बताना है क्या करना पड़ेगा। तो सी ने खरीदा डी से 40 करोड़ का माल, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया 15% डिस्काउंट दो। तो एज पर AS9 ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट आर नॉट मीनिंग कम इन द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो इसे रेवेन्यू से लेस करना चाहिए। द प्राइस डिस्काउंट ऑफ 15% इन इंस्टेंट केसेस नो द डिस्काउंट गिवन ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ट्रेड। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है,
है ना। Hence it cannot be treated as the nature of discount, और जो सेल प्राइस में से लेस कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसे जो डी लिमिटेड है, अब देखो मान लिया डी लिमिटेड के हिसाब से सोचो, डी लिमिटेड ने सेल किया सी लिमिटेड को 40 करोड़ में, ठीक है, और इस सी करोड़ लिमिटेड ने जिसने हमसे खरीदा उसने आगे 50 करोड़ में बेचना था, लेकिन किसी वजह से सी लिमिटेड फंस गया और वो बेच नहीं पाया। अब सी लिमिटेड ये कह रहा भैया 15% कम दूंगा, मैं नहीं बेच पा रहा है आगे, तो लोकल बेचना, मैं 15% कम दूंगा, ये जबरदस्ती का कह रहा है। तो हमें इसे बेड डेट्स मानना चाहिए डी लिमिटेड को, ना कि डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हम अपनी इच्छा से देते, कस्टमर जबरदस्ती हमसे ले रहा है, कह रहा है भैया मैं नहीं दूंगा पैसे एक तरीके से, तो ये डिस्काउंट की जगह क्या है, बेड डेट्स। एक होता है कैश डिस्काउंट, जो हम बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप कम पेमेंट करिए, 3%, 2%, 1% डिस्काउंट, हम सीडी बोलते हैं इसे नॉर्मल भाषा में। तो कैश डिस्काउंट के लिए लिखा है कि कैश इनफ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन और सर्विस, एनी कैश डिस्काउंट गिवन शुड नॉट बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू इज देयरफॉर रिकॉग्नाइज्ड एट ग्रॉस अमाउंट एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एज ए एक्सपेंस। तो ये हमारी एक्सपेंस के तौर पर आता है, ना कि ये हमारे रेवेन्यू को कम करता है। कंसाइनमेंट सेल हमने पढ़ा था, कंसाइनमेंट सेल जब तक थर्ड पार्टी को नहीं हो जाती, जब तक हम नहीं मानते, कंसाइनी इसे थर्ड पार्टी को बेचेगा तभी हम इसे सेल मानेंगे। इन द ईयर 2021-22 XYZ ने सप्लाई किया है कंसाइनमेंट पर ABC को, रिटेल आउटलेट है 10 लाख रुपए का। टर्म्स के हिसाब से ABC will only pay XYZ for the goods which are sold by them to the third party. Rest of goods can be returned back to the XYZ and ABC will not have to further liability for these goods. यही होता है। देखो यहां पर क्या लिखा है, XYZ ने ABC को माल भेजा है, तो इसे बोलते हैं कंसाइनर, इसे बोलते हैं कंसाइनी। अब इसके पास मान लिया लाख रुपए का माल बेच दिया आपने, इसने सेल करी है इसका आधा माल 60,000 में, बस 60,000 ही देगा, ये कमीशन वगैरह काटते, ये थोड़ी ना बचा हुआ माल का पैसा नहीं देगा, क्या मैं ये माल उठा ले, जो बिकेगा उसका पैसा मिलेगा, ये होता कंसाइन। तो यह लिखा है 5,50,000 का 10 लाख में से 550 का माल बेचा है, बाकी बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, सिंपल 550 की सेल माननी चाहिए बस, बाकी स्टॉक विद कंसाइनी के नाम से हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए। जैसे ये है, अब मान लिया लाख रुपए का माल था, आधा माल बेचा था 60 में, भाई प्रॉफिट लेके ही तो देंगे, तो माल जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें आधा माल बचा हुआ है 50,000 का, तो ये स्टॉक में आएगा, सेल नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट करना है हमें, सेल आर रिकॉग्नाइज एज सून एज ऑर्डर इज रिसीव्ड, बिल्कुल गलत, फॉल्स, नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें सेल को रिकॉग्नाइज तब करना है जब रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी टू रिसीव द पेमेंट। इंटर डिविजनल ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन, एक ब्रांच से दूसरी जो होती है वो हमारा रिवेन्यू नहीं होता है, हम तो आपस में अपने बिजनेस में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में, तो ये नॉट रिवेन्यू, रिवेन्यू नहीं है, ठीक है। सेल ऑफ टीवी मेड subject to installation of antenna is recognized as soon as goods are dispatched from the stock, गलत, जब तक एंटीना इंस्टॉल नहीं होगा जब तक हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एजेंसी हमारा एजेंट है, एजेंट को हम माल देते हैं, एजेंट आगे माल बेचता है, कंसाइनमेंट से अलग है, कंसाइनी और कंपनी और दुकानदारों का और सामान भी बेचता है, और हमारा सामान रखा है,
इस शर्त पर उसे कमीशन मिलेगा। एजेंसी क्या है? एजेंसी रिलेशनशिप revenue is the amount of commission and not the gross inflow of the cash receivable or other consideration. The criteria of principal agency relationship is significant to understand how much revenue can be recognized by an entity for sale transaction. The key principle is whether the sale transaction is made by an entity on its own or on behalf of someone else. Whether the risk and reward pertaining to the goods or services are with the entity or other someone else would determine the seller capacity as a principal or agent. When another party is involved in providing goods or services to the customer, the entity shall determine whether it has obligation to sell or provide the specific goods or service itself, or to arrange these goods or service to be sold and provided by other party. ये इन सारी कहानी में ये है कि हमें ये देखना है कि जो एजेंट है वो एजेंट की तरह काम कर रहा है या प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। मतलब मान लिया एक कंपनी है, इन्होंने अपने एजेंट को, असल में एजेंसी में क्या होता है जनरली, वो ये कहते हैं कि एक शहर में या एक एरिया में वो इसे ही माल देंगे और किसी को माल नहीं देंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उनका कुछ शैम्पू आते हैं, साबुन आते हैं, तो उन्होंने एक एजेंट बना रखा है और उन्होंने कहा जो भी दुकानदार खरीदे वो इससे खरीदे। अब अगर एजेंट बिल काट कर दे रहा है हिंदुस्तान लीवर का, समझो, और हिंदुस्तान लीवर से ही कस्टमर कांटेक्ट कर रहे हैं, ये एक तरीके से सप्लायर है, एजेंट है, तो ये प्रिंसिपल के तौर पे काम नहीं कर रहा है, इनके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये हमारा एजेंट के लिए उसकी मेन कमाई कमीशन है, तो जो इसे कमीशन मिलेगा वो इसका रिवेन्यू है बस। लेकिन एजेंट क्या करता है, इससे माल खरीदता है और आगे बेचता है, और जब ये आगे बेचता है इससे कोई लेना देना नहीं है कस्टमर से, ना ये कुछ रूल बताता है क्या करो क्या नहीं, ये ज्यादातर अपने हिसाब से बेचता है। तो ये एजेंट असल में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है। तो जो ये माल बेच रहा है उसे नॉर्मल सेल की तरह से ट्रीट करना। अब कंपनी की बात करूं, अगर ये एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कंसाइनमेंट वाला काम, जब तक आगे नहीं बिकेगा रिवेन्यू नहीं मानेगा। लेकिन ये एजेंट खुद प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है कि इसने पूरा पैसा दे दिया, माल बिका नहीं और आगे बेच रहा है, तो फिर हम जैसे ही माल देंगे और नॉर्मल सेल की तरह से सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हमें हर एक सिचुएशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, यहां लिखा है कि एक हमारा ज़िगाटो फूड डिलीवरी बिजनेस है। As per the arrangement, Zomato allow customer to order food from local restaurant and is responsible the delivery of food within time, जो भी टाइम इनका डिसाइडेड होगा। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर इन्होंने कैसे ऑर्डर ऑनलाइन लिया, 200 लाख रुपए का फूड आइटम था, 60 लाख के डिलीवरी चार्जेस, 40 लाख का जीएसटी, 300 लाख रुपए इनके पास आए। Zomato has received 3 lakh for the above order for customer and the order have been delivered to customer. How much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by Zomato? तो इसमें रेवेन्यू रेस्टोरेंट का कितना है और रेवेन्यू Zomato का कितना है। तो रिस्क एंड रिवार्ड एसोसिएटेड विद द फूड आइटम आर नॉट विद द Zomato. When customer has ordered a food item, whether the item will be prepared or not is the responsibility of restaurant, not Zomato. Similarly, the responsibility to deliver the food is with Zomato and the restaurant does not undertake a responsibility for the same. जैसे आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो आपने बीकानेर वाले से कोई चीज मंगानी है, आपने बीकानेर वाला पर ऑर्डर नहीं करा, आपने जोमेटो या स्विगी पर ऑर्डर करा। अब माल कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, बीकानेर वाला, लेकिन डिलीवरी ये करेंगे। Therefore, the restaurant undertake the principal responsibility to prepare the food
and ensure its quality. Zagato, on the other hand, is responsible to deliver the goods. Thus, Zagato is acting as an agent. Hence, it can only recognize revenue related to the activity जो उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उनकी रेवेन्यू 60 लाख है, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। और रेस्टोरेंट की रेवेन्यू कितनी है? 200 लाख। जीएसटी जो है रेवेन्यू का पार्ट कभी होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिकवर हो जाता है, ठीक है ना, ये लाइबिलिटी होती है। ट्रिप डील is a website that allow people to book airline tickets. As a part of the business, it agreed to buy 100 tickets from airline on a particular date and resell those tickets to the customer. अगर टिकट नहीं बिकी तो नुकसान ट्रिप डील का ही है। ऐसा बहुत होता है, जैसे आप मेक माई ट्रिप वगैरह के थ्रू होटल बुक करते हैं, तो ये कई बार होटल पे सीधा जाओ ना, उससे सस्ते दे देते हैं ये। कैसे? उसका एक लॉजिक और सिंपल है। मान लिया ये होटल है, ठीक है, और इसने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं 5000 पर डे का रूम दूंगा। इसे पता है 365 में से 200 दिन इसका रूम बुक रहता है और इसके पास 5000 रुपए आते पर रूम। तो 5000 इंटू 200, इसके बाद 10 लाख रुपए एक रूम से एक साल में आते, ठीक है। अब मेक माई ट्रिप ने इनसे कहा, ये जो रूम है ना, आपके पास 50 रूम है, तो मेक माई ट्रिप ने कहा 20 रूम हमें दे दो 365 दिन के लिए, ठीक है, और हमसे 2000 रुपए पर डे के लिए के हिसाब से ले लो। तो इन्होंने 20 रूम 365 दिन 2000 रुपए, 1,46,00,000। क्या हो सकता है डील मोटी है, 1000 रुपए में हो गई, ठीक है ना। तो 73 लाख में इन्होंने 20 रूम पूरे साल भर के ले लिए, ठीक है। अब इन्होंने मेक माई ट्रिप ने इस रूम को मौके के हिसाब से कभी 6000 में बेचा, कभी 7000 में, कभी 4000 में, और लगभग 250 दिन हो गए और ये 73 लाख से की बजाय 80 लाख रुपए इससे कमा चुके। अब सीजन नहीं है तो इन्होंने डिस्काउंट में, तो ये तो 1000 रुपए का भी रूम दे रहे हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, इनके पैसे सारे वसूल हो चुके, अब तो एक्स्ट्रा ही आ रहा है। अब आपको मेक बाई ट्रिप से डील मिलाकर 1000-2000 में ये रूम मिल रहा है, लेकिन आप सीधा होटल में जा रहे हो 5000 का दे रहे हैं। होटल वाले से आप कह रहे हो कि भैया वो मेक माई ट्रिप पे 2000 का मिल रहा है, उन्होंने कहा वहीं से बुक करा लो आप, मैं तो 5000 से कम में नहीं दूंगा, क्योंकि उसका रेट खराब हो जाएगा और उसका तो 5000 का ही है। तो ये कई बार ऐसा करते हैं। अब अगर ये मेक माई ट्रिप के रूम नहीं बिके, किराए पे नहीं गए, तो ये लॉस किसका होगा? ये लॉस मेक माई ट्रिप का ही होगा, क्योंकि भैया उन्होंने तो खरीद लिए एक साथ। तो यही सिचुएशन यहाँ है, इन्होंने इसी सिचुएशन में क्या किया, एयरलाइन से एयर टिकट खरीद ली। तो अब यहां पर सेम सिचुएशन होने की वजह से जो टिकट खरीद ली इन्होंने 100 टिकट, और अगर आगे बेचेंगे नहीं बेचेंगे तो वो सारा लॉस और प्रॉफिट सब इन्हीं का ही है। तो ये एजेंट की तरह काम नहीं कर रहे। एजेंट की तरह काम कैसे करेंगे कि मान लिया आप मेरे पास बुकिंग कराने के लिए आए टिकट, मैंने मेरे आपसे टाई अप में, आप मेरे पास आए टिकट बुक कराने, मेरा एयरलाइन से टाई अप है, तो मैंने एयरलाइन से टिकट खरीदी, आपको भेज दी, कमीशन उससे मुझे 20% डिस्काउंट मिला, मैंने आपको एमआरपी पे दे दी।
तो 20% मेरा कमीशन है, जब जब आ रहा है मैं बेच रहा हूं तो मैं एजेंट की तरह काम करूं, तो वहां मेरा कमीशन जो है वही मेरी इनकम है। यहाँ क्या, मैंने 100 टिकट खरीद ली, अब मैं उसका ओनर हूं, अब मैं अपने हिसाब से बेच रहा हूँ उसको, तो यहाँ पूरी टिकट का पैसा रेवेन्यू, क्योंकि मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, एज ए एजेंट काम नहीं कर रहा। तो in the above example, the risk and reward relating to ticket are borne by trip deal, and sale made for the ticket will be fully recognized as a part of revenue, और अनसोल्ड टिकट जो है वो लॉस है। अब सर्विसेज के केस में क्या हो, जब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो उसमें क्या होता है, उसमें दो रास्ते हैं। एक, हर सर्विस का एक माइलस्टोन, एक पार्ट है, उतना पार्ट होता जाए तो मैं सर्विस रिकॉग्नाइज करता रहूं, या सर्विस पूरी कंप्लीट हो जाए तो रिकॉग्नाइज करूं। In case rendering of services, revenue is recognized as and when services are performed. If the services are performed over a period of more than 1 year, then performance may be viewed either under the completed service content method or proportionate completion method. Such performance should be regarded as being satisfied when no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration. तो आप रिवेन्यू, जैसे गुड्स के केस में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी कि पैसा मिलेगा या नहीं, ऐसे ही सर्विस के केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैसा मिलेगा या नहीं, तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इन ए कंप्लीटेड सर्विस कंटेंट मेथड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द sole or final or significant service is rendered and service become chargeable. However, proportionate capital method is applicable when the agreement consists of execution of more than one act. The amount of revenue to be recognized in particular period depend on the total contract value, total time period involved, number of acts yet to be performed. Revenue is recognized proportionally when with reference to number of acts performed and total number of the expected. तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ेगा। मान लिया मैंने आपके लिए काम करना है और वो 4 महीने में काम होगा, और अभी 1 मार्च को मैंने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया है, 4 महीने चलेगा काम। 1 मार्च को किया तो मार्च महीने का जो काम हो गया वो इस साल की इनकम होनी चाहिए, अगले 3 महीने का अगले 3 महीने में। अगर ये अलग अलग काम चल रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर एक ही है पूरा कंप्लीट नहीं हो और हम कंप्लीशन मेथड पे काम करते तो अगले साल ही में उसे रिकॉग्नाइज करूंगा। तो इससे रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना है। एजेंसी कमीशन, एजेंसी कमीशन है जब मैं काम कर दूं तो मुझे जो कमीशन है वो मिलना है, तो मैं उसे ड्यू कर लूं। एडमिशन फी टू द स्पेशल इवेंट, मान लिया कोई नाटक हो रहा है, कोई मैच चल रहा है, मैच की टिकट आपको बेची गई, अब आप वहां मैच के लिए देखने के लिए आए हैं, तो कब इनकम माने। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एडमिशन टिकट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। If the fee relate to the number of event, it should be recognized as a systematic and rational basis. मान लिया आप किसी मेला लग रहा है और वहां मेले में 3 दिन का मेला है, अब 3 दिन के लिए मैंने 100 रुपए की आपको टिकट भेजी, तो वो 3 दिन की है, तो या तो 3 दिन पूरे हो जाए तो करूं, लेकिन अब पता चला ये मेला लगा 31 मार्च को, अब 31 मार्च है, 1 अप्रैल है और 2 अप्रैल है, तो एक दिन हमारा एक साल में आ रहा है, 2 दिन अगले साल में आ रहा है, तो उसे 1/3 1/3 1/3 ऐसे करना चाहिए। जो पहले दिन बिकी है, जो दूसरे दिन टिकट बिकी है वो तो अगले 2 दिन की है, वो अगले साल ही जाएगी। एंट्रेंस एंड मेंबरशिप फीस, तो एंट्रेंस फी टू नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली कैपिटलाइज्ड, बट एनुअल मेंबरशिप फीस को हम, तो एंट्रेंस फीस तो हमारी कैपिटल नेचर होती है, लेकिन जो मेंबरशिप फीस होती है अगर हर साल है, जैसे सब्सक्रिप्शन हर साल है, तो वो रिवेन्यू मानते हुए एनुअली टाइम के हिसाब से हम ले लेंगे। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, रेवेन्यू में बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड, इफ द सर्विस रिलेटेड टू सेवरल एक्ट, तो उस हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करेंगे। इंस्टॉलेशन फीस, तो अगर हमने माल बेचा और इंस्टॉलेशन के अलग से पैसे लगाए, तो जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको टीवी बेचा,
50,000। आपने कहा जी इंस्टॉलेशन, मैंने कहा 1,000 रुपए, 1,000 रुपए अलग से लिए, तो जब इंस्टॉल हो जाएगा 1,000 रुपए मैं मान लूंगा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी कमीशन, तो जब ऐड चलेगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है तो कमीशन को रिकॉग्नाइज तब करना है जब वो पब्लिक के सामने ऐड आ जाए। अखबार में छपना है तो अखबार में छप जाए। मान लिया आपने मुझे 50,000 रुपए दिए और 50 बार अखबार में ऐड छपेगा, तो जितने ऐड इस साल छपे हैं उतनी इनकम इस साल, जितने ऐड अगले साल छपे हैं उतनी इनकम अगले साल। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। एडवर्टाइजिंग कमीशन को वैसे ही रिकॉग्नाइज कर लें जैसे ही बुकिंग हुई है। गलत जवाब, जब वो ऐड छपेगा या पब्लिक के सामने टीवी में आएगा या कुछ भी है वो अपीयर होगा उस हिसाब से। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस्ट विद रेलवे आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज द क्लेम इज फाइल्ड। तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है क्लेम। जब क्लेम ओके हो जाएगा तभी उसे रिकॉग्नाइज हम कर पाएंगे। कंप्लीटेड सर्विस, कंप्लीटेड सर्विस मेथड में हम जब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तभी लिखेंगे, और प्रोपोर्शनेट में जितना जितना काम होता जाएगा उतना उतना हम लिखते चले जाएंगे। याद करो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोगों ने कंप्लीटेड ईयर सर्विस वो प्रोपोर्शनेट मेथड ही किया था, क्योंकि जिस साल जितना काम हुआ उतना ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ए लिमिटेड ने कंसल्टेंसी असाइनमेंट लिया है 20 लाख का 3 साल के लिए। अगर हम देखें पहले साल 20%, दूसरे साल 60% और तीसरे साल 100%, तो कुमुलेटिव बेसिस पे दिया है 20-60-100, 20-40, 40 नहीं दिया, 20-60-100 मतलब कुमुलेटिव बेसिस पर। तो कंप्लीटेड ईयर मेथड में क्या होगा, तीसरा साल जब कंप्लीट होगा, है ना, तभी उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 20 लाख रुपए हम केवल तीसरे साल में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है तो पहले साल 20%, दूसरे साल 60%, तो 20 लाख का 60% 12 लाख माइनस हमने जो पहले कर लिया, तो 12 लाख माइनस 4 लाख, फिर 100% माइनस हमने जो अर्लियर रिकॉग्नाइज कर चुके, तो ऐसे टोटल 20 लाख होगा। हमने बात करी थी रिवेन्यू का मतलब है सेल फ्रॉम गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज एंड फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। तो हमने सेल ऑफ गुड्स की बात कर चुके हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज की बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। इसे हम कैसे और कब कब रिकॉग्नाइज करें। सबसे पहले इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट हमें कब मिलता है, जब हम किसी को लोन देते हैं, तो पैसा देकर पैसा कमा रहे, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे टाइम बेसिस से, ठीक है, टाइम। रॉयल्टी, रॉयल्टी हम किसी चीज के इस्तेमाल करने के बदले में हम जनरली चार्ज करते हैं, असेट के बदले में, ट्रेडमार्क के बदले में, कोई कोल माइन दे दिया, मतलब कोई चीज इस्तेमाल हो रही है किसी की, तो रॉयल्टी हमारे को मिलती है। तो जो एग्रीमेंट में है वो, मान लिया हमें रॉयल्टी मिलती है पर आइटम पर 10 रुपए, तो जितनी आइटम बिकी है उस हिसाब से। हर रॉयल्टी मिलती है बुक बेचने पे, हर बुक पे 20 रुपए, तो जितनी बुक बिकी है उस हिसाब से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डिविडेंड, डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर है तो जब तक कंपनी डिक्लेयर फाइनलाइज नहीं कर लेती इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में, और जब तक बोल नहीं देती, तब तक हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, है ना। तो जब हमारा राइट एस्टेब्लिश हो जाए कि हमें डिविडेंड मिलेगा, तभी उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। Revenue arising from the use by other for the like interest dividend should be recognized, वो ये है अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ड्यूरिंग द ईयर ZX एंटरप्राइजेस है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है 100 लाख रुपए एक्रूअल बेसिस पे डिविडेंड म्यूचुअल फंड पर, ठीक है। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करा म्यूचुअल फंड ने 15 जून को,
भैया 15 जून को डिक्लेयर किया है, आप 31 मार्च को कैसे लिख लोगे? तो डिविडेंड आप नहीं लिख सकते जब तक आपका राइट ना हो। और राइट कब आएगा? जब वो इन द गिवन क्वेश्चन डिविडेंड प्रपोज हुआ 10 अप्रैल को, लेकिन डिक्लेयर हुआ 15 जून को। तो राइट तो 15 जून को ही एस्टेब्लिश हुआ है, अप्रैल को भी नहीं। अप्रैल को तो प्रपोज्ड है, फाइनलाइज कब हुआ है? 15 जून। तो 15 जून को ही ये माना जाएगा, 15 जून। उससे पहले आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। Y Limited used certain resources of X Limited. In return X Limited को 10 लाख 15 लाख रुपए इंटरेस्ट और रॉयल्टी मिली है। तो हमें बताना है कि रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करें। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है तो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए इन्हें। तो नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, और हमें पता है कि मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट को टाइम बेसिस से लेना चाहिए और रॉयल्टी को एक्रूअल बेसिस पर लेना चाहिए, मतलब जैसे जैसे जो एग्रीमेंट के हिसाब से। तो रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए इन्हें 10 और 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, जी लिमिटेड के पास में 5000 शेयर्स है। 14 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं, अब 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए हो गया डिविडेंड 5000 शेयर पे। ये कह रखा है कि पिछले साल में ये 3000 लिखना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है ना। 3000 भी क्यों, प्रोपोर्शनल शेयरिंग बेसिस पे जो भी होगा, खैर 5000 है तो 15,000 होगा, है ना। तो इनके केस आर लिमिटेड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ था उस समय। तो डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ तो आपका राइट एस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं, तो आप उसको अपने P&L में लिख ही नहीं सकते पिछले साल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आई लिमिटेड है, ये जे लिमिटेड के कुछ रिसोर्सेस को यूज करते हैं। तो इन्होंने जे लिमिटेड को 2 लाख रुपए इंटरेस्ट और 6 लाख रुपए रॉयल्टी के दिए। तो वही है, एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा रॉयल्टी और इंटरेस्ट हमारा टाइम के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सेम एग्जांपल भी था। क्वेश्चन नंबर 4, के लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज्ड 3 लाख ऑन एक्रूअल बेसिस। इनकम फ्रॉम डिविडेंड बिल्कुल गलत, एक्रूअल बेसिस पर नहीं, जब ये ड्यू होगा, जिस दिन आप वो डिक्लेयर करेंगे और आपका राइट होगा तब होगा, है ना। तो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा वही 15 जून को डिक्लेयर कराया, तो 20%, तो 3 लाख का जो 20% होता है हमारा, वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कब आएगा? जब वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने 3 लाख रुपए एक्रूअल बेसिस पे कर दिया नहीं, तो कंपनी ने प्रपोज किया 10 मार्च को, है ना, लेकिन ये फाइनल डिक्लेयर हुआ है 15 जून को। तो ये 15 जून 2022 की इनकम होगी, तो 22-23 की इनकम मानी जाएगी, 15 जून की, ना कि मार्च की। 2021-22 की इनकम नहीं है, 22-23 की इनकम। तो जब तक डिक्लेयर नहीं करा जाए जब तक नहीं, ठीक है। तो ये सही नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी होगी तो क्या होगा? रिवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए तब बेसिक प्रिंसिपल और रिवेन्यू रिकॉग्निशन की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी है तो आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। In case the revenue cannot be determined or measured with certainty by reason of price escalation, incentive, interest, the revenue recognition should be postponed. या फिर जितना हिस्सा, मान लिया आपका 50 लाख रुपए का रेट तय है, महंगाई की वजह से आपका जो पहले से था, आपको 55 लाख रुपए अब लेने हैं। 50 लाख तो गारंटी है, आपको पक्का पता मिल जाएगा। 5 लाख की फाइट है, उस 5 में से कितना माने हो सकता है? पूरा 5 नहीं तो 4, तो 50 लाख तो रिकॉग्नाइज कर लो।
जो 5 लाख है जिसमें अनसर्टेनिटी है उसे अभी रुक जाओ जब तक सर्टेन ना हो। ठीक है, तो ये रीजनेबली जब तक कि हमारे कलेक्शन ना हो। तो अनसर्टेनिटी अगर arises subsequent to the time of goods sold or rendering of service then should be made a provision। अगर मान लिया काम पूरा हो गया, माल चला गया, फिर भी अनसर्टेनिटी है, तो आप सेल मानकर फिर एक प्रोविजन फॉर लॉस बना लो। इलस्ट्रेशन नंबर 9, A Limited has taken a transit insurance policy. Suddenly in the year, the percentage of accident gone up to 10% and company wants to recognize the insurance claim as revenue in accordance with the relevant accounting standards। तो ये कह रखा है कि इन्होंने एक ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो ए रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज जब हम अमाउंट निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये बात है कि अनसर्टेनिटी है ना, क्योंकि कभी भी इंश्योरेंस क्लेम होता है तो पक्का तो होता नहीं, जब तक कि वो अल्टीमेटली यस ना कर दो। वैसे भी आप कह रहे हो कि आपका एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वैसे ही अनसर्टेनिटी आ जाएगी, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि इतने एक्सीडेंट क्यों बढ़ गए हैं। तो जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, illustration number 10, L Limited sells agriculture product. One of the condition of sale is the interest payable at the rate of 2% per month for delayed payment. Percentage of intent recovery is only 12% on such overdue outstanding due to various reason। मतलब आपने क्या क्या रखा, बोल तो रखा है कि कंडीशन है कि अगर लेट हो गया पेमेंट तो आप 2% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लेंगे, लेकिन आपको पता है कि 12% लोग ही पैसा देते हैं, बाकी लोग नहीं देते। तो आप क्या चाहेंगे, कंपनी चाहती है सारा का सारा ब्याज वो रिकॉग्नाइज कर ले, बिल्कुल गलत, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पक्का तो पता ही नहीं है। तो इन द इंस्टेंट केस ये है कि अनसर्टेनिटी है, तो ये आप बताइए उतना ही जितना आप सर्टेनली कर सकते हैं। तो आप 12% जो अमाउंट, टोटल अमाउंट का 12% सर्टेन है तो वो तो कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। एक क्लेम लॉस्ड विद द रेलवे इन मार्च 2 लाख रुपए का है ना, had been passed for payment in March 2023, 2 साल बाद। तो जब क्लेम किया था तब कोई एंट्री नहीं बनाई थी, तो हमें बताना है कि अब क्या करें। तो AS9 कहता भी यही है कि जब तक अल्टीमेट कलेक्शन का रीजनेबल सर्टेन ना हो तो आपको एंट्री रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल सही करा, पोस्टपोन करना चाहिए। When recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainty, it is considered as a revenue of that period in which it will be collected। तो जब तक सर्टेन नहीं है तो आप उसमें लिखे, लेकिन जब सर्टेन होगा तभी लिखिए। In this case, it may be assumed that collection of claim was not certain in earlier periods, है ना। तो 1,50,000 का कलेक्शन हुआ है, तो इसे प्रायर पीरियड आइटम नहीं कह सकते। प्रायर पीरियड आइटम का एएस हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है, प्रायर पीरियड आइटम है जो एरर या ओमिशन होता है, ना तो ये एरर है ना ओमिशन है, छूटा नहीं है, गलती नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि AS9 कहता है जब तक अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबली सर्टेन ना हो आप पोस्टपोन करिए, तो हमने पोस्टपोन कर दिया। Hence receipt of 150 shall be recognized as revenue in the year of 2023 और AS5 के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है ये। AS5 state that when item of income and expenses within period P&L from the ordinary activity of such side nature, तो उसे परफॉर्मेंस के लिए हम डिस्क्लोज अलग से करना चाहिए। तो आपको इसे डिस्क्लोज अलग से करना है, लेकिन ये आपका जो है ट्रीटमेंट सही है, प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, इन एडिशन टू डिस्क्लोजर AS1 एक एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना चाहिए रिवेन्यू रिकॉग्निशन अगर पोस्टपोन किया है तो क्यों पोस्टपोन किया है, ये आपको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हुए बताना चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया
31 मार्च 22 को टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जिन लोगों को बेच चुके हो उनका भी सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। ये तो बड़ा मुश्किल है लोग पैसा दें। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन, कंपनी को 15 लाख रुपए कस्टमर से मिलने हैं जो पिछले 3 साल के, है ना। तो अब अकाउंटेंट को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। भैया बिल्कुल आप रिकॉग्नाइज कैसे कर लोगे? हाँ, अगर आपको पता है आपकी कस्टमर से बात हो गई, ये सब राजी है, फिर तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप। तो प्राइस रिवीजन जो है 15 लाख रुपए लेने हैं पुरानी सेल के, तो अगर अल्टीमेट जो कलेक्शन है वो सर्टेन है तो ये आप लिखिए, अगर सर्टेन नहीं है तो आप उसे मत लिखिए। अभी उसे जब तक मत लिखिए जब तक कि वो सर्टेन ना हो जाए। इलस्ट्रेशन में 30 अनलिमिटेड ने सेल करी है कस्टमर को 10 लाख की दिसंबर में, 6 लाख रुपए दिसंबर में ही मिल गए हैं, बाकी के 4 लाख हमें जनवरी में मिले हैं। लेकिन 24 दिसंबर को हमें पता चला कि कस्टमर इंस्टॉलमेंट हो गया है और हमें ये लग रहा था केवल 40 पैसे मिलेंगे, तो हमें बताना है ट्रांजैक्शन कैसे दिखाए। तो सबसे पहले तो हमने 10 लाख की जब सेल करी उस समय तो कोई टेंशन ही नहीं थी, है ना। तो सबसे पहले तो हमने सेल की एंट्री बनाई होगी, डेटर टू सेल्स 10 लाख रुपए। फिर 18 तारीख को हमें 4 लाख रुपए मिले, बैंक डेबिट टू कस्टमर 6 लाख, बचे कितने 4 लाख। अब 18 तारीख को हमें मिले, 24 को हमें पता चला कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया, केवल 40% मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब जो बैलेंस है हमारा 4 लाख, उसमें 40 पैसा मिलने की उम्मीद है, तो 60% बेड डेट्स होने की उम्मीद है। तो 4 लाख का 60% 2,40,000 बेड डेट्स होने की उम्मीद है। तो बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो प्रोविजन बनाने की एंट्री हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये इनका अकाउंटिंग ईयर है ना, कैलेंडर ईयर है। तो 24 दिसंबर को वो हमारा डिक्लेयर हो गया कि वो इंस्टॉलमेंट है और 60% पैसा डूबने की उम्मीद है, तो हम 60% के लॉस का प्रोविजन बना देंगे। अब अगले साल अगर हमें जब मिल गया है तो इसकी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की रिवर्स एंट्री बना देंगे, बेड डेट्स प्रोविजन को खत्म कर देंगे और पूरा पैसा ले लेंगे, पूरा मिल गया तो। इलस्ट्रेशन नंबर 14, 25 सितंबर को एक कंपनी है, उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिला वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का, जो नवंबर दिसंबर में होना है। सितंबर में इन्हें मिला है, नवंबर दिसंबर के लिए 520 लाख का, ठीक है। दे फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द कंपनी ऑब्टेन द एडवर्टाइजमेंट फॉर 70%। अब देखो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 520 लाख का, अब ये आगे राइट मिले, ये राइट आगे लोगों को बेचेंगे, तो 70% टाइम 700 लाख में बिक गया 30 सितंबर को। बाकी का जो टाइम बचा है, ठीक है, वो अक्टूबर में 240 लाख में बिका। ऑल द एडवर्टाइजमेंट पेड द फुल अमाउंट, 40% of the advertisement appear before the public in November and 60% in the December। तो हमें बताना है कैसे कैसे करें। देखो हमने सीधा पढ़ा था, एडवर्टाइजमेंट के केस में जब पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो नवंबर में हम लोग 40% और दिसंबर में 60% लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो 700 और 240 940 लाख रुपए आ रहा है। तो 940 लाख रुपए हमारे पास जो आ रहा है, उसमें हम लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला कॉस्ट है, या तो कॉस्ट को भी हम लोग 40% और 60% में डिवाइड करें नवंबर दिसंबर में, और रेवेन्यू को भी, या रेवेन्यू हमारे पास टोटल मिला के 940 आ रहा है टोटल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट हमारी 520 लाख की है, तो 420 का प्रॉफिट है
इस प्रॉफिट को नवंबर और दिसंबर में 40 और 60% में बांट देना चाहिए। या तो प्रॉफिट बांटो या रिवेन्यू बांटो और कॉस्ट दोनों बांटो। ठीक है, कुछ आपके लिए नोट्स है, वही पूरा रिकैप है। सेल ऑफ गुड्स में फिजिकल डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड। अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हमें मैच करना चाहिए सर्विसेज जो दे रहे हैं उससे रिलेटेड रिवेन्यू को। कंप्लीटेड कंटेंट मेथड है या प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करना चाहिए, दोनों में से कोई एक सिचुएशन के हिसाब से। इंटरेस्ट को टाइम बेसिस पे, डिविडेंड को जब हमारे पास डिक्लेयर कर दे और हमारे पास रीजनेबली सर्टेनिटी आए कि हमें डिविडेंड मिलेगा तो ही हमें करना चाहिए। अनसर्टेनिटी अगर अराइज होती है कलेक्शन के लिए और रिकॉग्निशन के बाद में, तो उसका प्रोविजन बना देना चाहिए। जैसे हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल किया था, वहां पर बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया। कंसाइनी है या कोई और है बीच में, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए केवल कमीशन के तौर पे। ये बात उस इंसान के लिए हो रही है जो कंसाइनी है, कमीशन एजेंट है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली उसका रीजनेबल मेजरमेंट हो सके और कलेक्शन की उम्मीद हो। हमारा रेवेन्यू रीजनेबली डिटरमाइन नहीं है तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम अगर हम करते हैं तो उसे रिकॉग्नाइज तभी करें जब हमें पता चले कि क्लेम मिलना सर्टेन है। मेयर पोस्टपोन और डिलीवरी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये हमें देखना पड़ेगा। आफ्टर डिलीवर गुड्स और सर्विसेज फुल सेल वैल्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ सम वैल्यू इज रिटेन बाय द कस्टमर फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। वो तो कुछ पैसा रोक लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सेल नहीं मानेंगे। एडिशनल रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द प्राइस रिवीजन, उसे तभी लिखें जब हमें सर्टेनिटी हो कि पैसा मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट के सेल में हम कैश प्राइस को अभी लिखेंगे, इंटरेस्ट को धीरे धीरे ड्यू डेट के साथ में रिकॉग्नाइज करेंगे। AS9 एक्साइज ड्यूटी पे साइलेंट है। अगर कंपनी सेल को एक्साइज ड्यूटी में मिलाकर दिखाती है जनरली, है ना, लेकिन हमें एक्साइज ड्यूटी अलग करके दिखानी चाहिए। ठीक है, और हमें अगर हम एक्साइज ड्यूटी को खर्चे में दिखा रहे हैं तो सेल में इंक्लूड, देखो सीधी सी सिस्टम है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे पुराने तरीके से बनाए तो यहाँ सेल्स में अगर हम लोग 50 लाख की है सेल मान लिया, है ना, अब एक्साइज ड्यूटी हम कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से और वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो हमें यहाँ पर खर्चे में एक्साइज ड्यूटी दिखानी चाहिए। तो लिखा है कि अल्टरनेटली टर्नओवर में भी शोन ग्रोस, मतलब इसमें एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है तो हमें एक्साइज ड्यूटी को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में नहीं दिखाना चाहते हो, सेल में से लेस कर दो एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी के दो ऑप्शन है, या तो इसे खर्चे में दिखाओ या सेल में से लेस करके दिखाओ। डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम ऑन डेट securities taken on accruing over the period and is amortized over the period of acquisition to the maturity। ये जब हम डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर, तो उसका डिस्काउंट हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर के रेशियो में धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं, उसके लिए लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू, अगर सर्टेनिटी है तो टाइम के बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर लिखना चाहिए अगर सर्टेनिटी है तो। If the work on a contract has started and only an insignificant portion of the total work is done so far, तो अगर अभी काम ना के बराबर हुआ है तो हमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। इंटर डिवीजन ट्रांसफर को रिवेन्यू जनरेट नहीं होता है तो इसे रिवेन्यू में नहीं लिखना चाहिए। सेल टैक्सेस
कलेक्टेड बाय एन एंटरप्राइज एंड डिपॉजिटेड विद द टैक्स अथॉरिटी, तो सेल रेवेन्यू को नेट ऑफ सेल टैक्स लिखना चाहिए। अब तो वैट सेल टैक्स की बात ना करके जीएसटी है, और जीएसटी सेल में होता ही नहीं है, वो अलग ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5, पी लिमिटेड ने माल बेचा है 50,000 रुपए का मेसर्स क्यू को। मेसर्स क्यू एंड कंपनी ने कहा है 8,000 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, जो कि मान गया पी लिमिटेड। द सेल वाज अफेक्टेड एंड गुड्स वर डिस्पैच्ड आफ्टर रिसीविंग गुड्स। 7,000 रुपए का माल डिफेक्टिव निकला, जो वापसी हो गया, और उन्होंने जो पेमेंट करी वो 35,000 रुपए की पेमेंट करी, और अकाउंटेंट ने 35,000 रुपए की सेल लिख भी दी। अब आप एक बार बताओ, हमने 50,000 रुपए के माल पे 8,000 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब उसने माल वापस करा 7,000 का, तो अब अगर हम देखें कि माल उसके पास अल्टीमेटली कितने का आया 43, तो 43 पे 8,000 की डिस्काउंट थोड़ी ना दी थी हमने, तो उसने उन्हें 43 में से 8,000 काट के 35 दे दिया। ऐसे कैसे भैया? अगर मैंने ये 50,000 का माल 8,000 का डिस्काउंट पर दिया है, तो ये माल 50,000 का नहीं है, ये माल 42,000 का है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया मैं 7,000 का माल वापस दे रहा हूं आपको। मैं कहूंगा रुक जा भाई, ये माल 7,000 का नहीं दे रहे तुम वापस। क्यों? ये माल इतने का है। जब मैं तुमसे 50,000 के 42,000 ले रहा हूं, तो 7,000 का माल 7,000 का थोड़ी ना दिया मैंने, तो जो वापसी में तुम करोगे। इसका मतलब तो ये हुआ, सुनो, मैं 50,000 रुपए का माल तुम्हें दे रहा हूं, 8,000 का डिस्काउंट, कितने का 42। अब तुम क्या लगो 50 में से 42,000 का माल वापस दे दो, कहो जी अब मुझे कुछ पैसा नहीं देना, 8,000 का माल अपने पास रख लो, ऐसे थोड़े ना है। तो आप क्या कहोगे, जो आपने 7,000 का माल वापस करा है ना भैया, वो 7,000 का तुम कह रहे हो, वो सॉरी ये हाँ 7,000 का माल नहीं है, ये हमारा 5,880 रुपए का माल है जो तुम वापस कर रहे हो। तो भैया 42,000 में से 5,880 रुपए माइनस करके 36,120 रुपए चाहिए मुझे। सेल 36,120 की है, 35,000 की नहीं है, है ना। तो ये गलत है हिसाब, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो जो सेल है हमारी, वो हमारी 50,000 की है, और जो डिस्काउंट है 8,000 रुपए का, और गुड्स है 7,000 रुपए का। और अगर मान लिया हम ये माने कि ये 7,000 रुपए की नेट वैल्यू एडजस्टेड प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, अगर हम ये माने ये 7,000 रुपए का, अगर हम ये मान लें कि आफ्टर डिस्काउंट मतलब 50,000 रुपए का माल है, 8,000 के बाद मान लिया 42,000 रुपए का, मान लिया इस 42 वाली वैल्यू पे 7,000 वापस कर रहे हैं, मान लिया ये मान भी ले, तो भी भैया ये सेल तो 50,000 की है ना, सेल 35,000 की थोड़ी ना। जो ये हम जब एंट्री बनाएंगे क्या बनाएंगे, मेसर्स क्यू एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स 50,000। ये जो बाद में 8,000 रुपए कह रहा हम नहीं देंगे, या 7,000 वापसी, या वो सेल रिटर्न या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो बात की बात है। तो सेल तो 50,000 की है ना, तो इसलिए सेल 35,000 की लिखना गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, आर लिमिटेड ज्वेलर्स हैं 100 सालों से, अरे बाप रे, और केवल नगद माल ही बेचते हैं, ठीक है, और दो ही चीजें बेचते हैं। A young senior executive was put in charge of April and sales increased 5 times. One of the condition for sale that dealers can return the unsold goods within 1 month end of the season. क्या हुआ, इन्होंने क्या काम करा, अभी तो कैश में माल बेचते थे इन्होंने एक नया काम क्या करा। मान लिया, देखो मान लिया इसको हम अलग से सोचे, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, तुम्हें पता है सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं,
तुम्हें पता है सर्दियों के कपड़े कब बिकते हैं? ज्यादातर सर्दियों के कपड़े अक्टूबर नवंबर में 80%, दिसंबर में 10 से 15%, और जनवरी फरवरी में तो सेल ही नहीं होती सर्दी के कपड़े की, गर्मियों के बिकने शुरू हो जाते। अब मान लिया आपने 5 लाख रुपए का माल खरीद लिया और आपका माल नहीं बिक रहा है, तो आपको 1 साल तक, 6 महीने, साल भर तक उसे संभाल के रखना पड़ेगा। तो अगर जिससे सामान खरीदा वो आपसे ये कहे भैया जितना माल बचे वापस दे दो हमें, आप कहोगे वाह भाई वाह मजे आ गए, तो आप उसी से खरीदोगे जो माल वापसी लेने को तैयार है। तो यहां पर ये लिखा है कि 5 गुना सेल बढ़ गई क्योंकि कंडीशन ये है कि माल वापसी कर दो 1 महीने में, सीजन खत्म होने के 1 महीने बाद तक माल वापस कर दो। और जो सेल्स रिटर्न आई है वो 25% आई है। तो हमें बताना है कि इसकी रिवेन्यू पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो देखो हमें पता 25% माल वापसी आता है, तो हमें 75% सेल्स रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए एज ए सेल, और जिसकी अनसर्टेनिटी है या तो उसे रिकॉग्नाइज मत करो, अभी बाद में रिकॉग्नाइज करो, या दूसरा अगर पूरा रिकॉग्नाइज कर दो तो 25% के लिए प्रोविजन बना लो कि भैया ये वापसी आने की उम्मीद है, तो ये वाला काम करना है आपको। तो ये था रिवेन्यू रिकॉग्निशन। मुझे शुरू में तो लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं निकला ये, इसमें भी काफी हमारा टाइम लग गया। तसल्ली से करने में टाइम थोड़ा बहुत लग भी जाता है। तो इससे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा, हर कंडीशन सिचुएशन हमने इसमें कवर कर ली है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो लिखिएगा, कोड करिएगा इस तरीके से कि पहले ये AS9 क्या कह रहा है। सॉल्यूशन के 2 पार्ट है, पहले AS क्या कह रहा है पहले वो लिखिए, फिर आप एडवाइस लिखिए बाद में। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे कि AS क्या कह रहा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने।